हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ 24/7 पे। मेरा नाम है जया यादव, योर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में टॉप। आज के सेशन में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन हमारा इन डेप्थ होने वाला है कि किस तरीके से अब जो 90 दिन लगभग बचे हैं आपके जून 2026 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, इन 90 दिनों को कंप्लीट यूटिलाइज कैसे करें कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर पाएँ अपने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में। और आगे हम पेपर 1 की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो सेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए खास है जो अभी तक सो रहे थे, ठीक है। उनको लगता है कि भाई चलो अभी तो टाइम है, अभी तो जनवरी ही निकला है, फरवरी ही निकला है, ठीक है। अब आपका मार्च शुरू हो चुका है और अभी भी आप नहीं जागे तो कब आपका मार्च भी निकल जाएगा, उसके बाद अप्रैल आ जाएगा। बट अभी भी आप का जो सिलेबस है वो मैं ये कहूँगी 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो आप जाग जाओ। इस सेशन में वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इन 90 दिन में उस लेवल की प्रिपरेशन कर पाओगे जिस लेवल की प्रिपरेशन बच्चे 1 साल में करते हैं या फिर 6 महीने में कर पाते हैं, ठीक है। एंड आई होप पूरी स्ट्रैटेजी आपके बिल्कुल काम आएगी। चलिए, अब मेन क्या है आपकी प्रिपरेशन में, सबसे पहला स्टेप है सिलेबस, ठीक है। यस, आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स, यस, इट्स अ लेंथी सिलेबस है। 90 दिन में इसको कवर कर पाना अपने आप में एक चैलेंज है। उसके लिए सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है कि कैसे कम से कम यूनिट को कवर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी कि मोस्ट जो हाई वेटेज जो है वो किन यूनिट्स का रहता है। तो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाली जो यूनिट्स है, अगर हम प्रीवियस 5 सालों का पैटर्न देखें तो वो है आपका आईआर प्लस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। यानी कि आपकी यूनिट 5 एंड यूनिट 7 सबसे ज़्यादा आपकी हाई वेटेज वाली जो यूनिट्स है वो यही है, मैं ये कहूँगी। जैसे कि आईआर से अगर सिमिलर यूनिट कौन सी है कि अगर आप आईआर करेंगे तो कौन सी ऐसी यूनिट है कि उसमें थोड़ा सा मतलब एक कहें कि ओवरलैपिंग हो रखी है, तो आईआर के साथ आपकी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो ओवरलैप करती है। तो आईआर और आईएफपी को आप एक साथ मान के चलिए। और आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के लिए यूनिट 10 जो आपका पब्लिक गवर्नेंस है, गवर्नेंस इन इंडिया वाला जो यूनिट है यूनिट 10, वो आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये दो यूनिट्स आपस में ओवरलैप करती हैं। तो आपका आईआर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया एंड आईएफपी गवर्नमेंट, ये अकेली ही कम से कम आपका लगभग 55%, ठीक है, 45 से 55% सिलेबस जो है, पैंतालीस से 55% जो आपका क्वेश्चन है यूजीसी नेट का वो इन्हीं यूनिट से आता है। दैट मीन्स अगर आपने इन यूनिट्स को इन डेप्थ पढ़ लिया, कुछ नहीं छोड़ा, सारे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स कवर कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो अप्रोचेज हैं, थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लिए, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, विचारक है वो कवर कर लिए, तो आप ये मान लीजिए अपने एग्जाम का आप 45 से 55% जो हिस्सा है वो आप उसमें आपने फतेह हासिल कर ली है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बाकी की अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स पर जिनका वेटेज उतना हाई नहीं है, बट यस हम कोई भी एक एक नंबर से स्टूडेंट्स रह जाते हैं, तो इसीलिए हमें सब पे नजर रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है आपकी स्टार्टिंग की, यानी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लस आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। ये जो 3 यूनिट्स हैं, आप मैं ये कहूंगी आप यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 उठाएं, यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 उठाएं, क्योंकि वही लगभग सिमिलैरिटी ज्यादातर आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 में दिख जाएगी। और फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी आप साथ ही में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्लो रहेगा। तो ये जो सारी यूनिट्स हैं इनको मिला के मैं ये कहूंगी इनसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो लगभग 20 से 25% यहीं से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो बाकी की यूनिट्स है कौन कौन सी बची, एक तो आपका पबैड है, ठीक है। पबैड के बाद आपका 1 2 3 यूनिट 5 6, यस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूनिट 4 और फिर है आपका यूनिट 8 दैट इज पॉलिटिकल प्रोसेस। सबसे कम जो वेटेज है वो आपका यूनिट 8 का है पॉलिटिकल प्रोसेस का, जो आप जनरली पीवाईक्यू से कवर कर सकते हैं एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ और आप जो करंट अफेयर्स उनके साथ जुड़े रहेंगे तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पवेट, इन पर बात कर लेते हैं। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पवेट का जो वेटेज है वो पिछले सालों से, जी हाँ, क्या हुआ है, वो कम हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन यूनिट्स ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है। ठीक है, पवेट इतनी प्यारी यूनिट है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अभी जो इसका वेटेज था वो बहुत कम रहा था, बट इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि आगे आने वाले आपके एग्जाम में पवेट नहीं पूछेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि जो यूनिट्स का वेटेज है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट ही रहता है। यस, 2-3 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते रहते हैं और वही पूरा खेल पलट देते हैं। तो पवेट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आपको करना ही करना है। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। आपको अगर पवेट करना है, यूनिट छोटी है, आप कोई भी एक अच्छी बुक या फिर कोई भी एक प्रैक्टिस पेपर पकड़ लीजिए, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए और देखिए उस पीवाईक्यूज को बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के पढ़ डालो। ठीक है, जो भी ऑप्शंस हैं कुछ मत छोड़ो, चाहे रॉन्ग हो चाहे सही, करेक्ट ऑप्शंस हो चाहे रॉन्ग ऑप्शंस हो, कुछ मत छोड़ो पवेट को। आप पीवाईक्यूज मैं समझती हूँ 5-6 साल के लगा लोगे, आपको पवेट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी रही बची कसर, आप जेआरएफ पे 24/7 पे जो मेरी फ्री लेक्चर्स हैं उनसे आप पूरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये भी मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए कहूंगी। तो इन दोनों यूनिट्स की आप जो तैयारी है, आपको प्रॉपर कोई ग्रंथ लेके नहीं बैठना है। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ डेप्थ में आपको नहीं जाना है। आपको पीवाईक्यूज प्लस आपको जो भी वाईटी फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे प्रोवाइड है, जो भी आपको समझ आता है, आपको मेरा समझ आता है तो मेरे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी वाईटी पे लेक्चर प्रोवाइड है आप उनसे इसको कवर कर लीजिए। अब इन 3 महीनों में मैं ये कहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो आप दे अपना यूनिट, जो मोस्ट हाई वेटेज यूनिट्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको दे। उनको पढ़ने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमने सिलेबस पूरा ब्रेकडाउन कर लिया, हाई वेटेज उसके बाद कम वेटेज उसके बाद जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे पता कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि आपको ये जो पूरा मैंने हाई वेटेज लो वेटेज पूरी यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से कवर करना है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई सी भी एक यूनिट का, मान लीजिए आईआर का एक टॉपिक उठाया। ठीक है, एक टॉपिक उठाया, अब जैसे कि आपने अप्रोचेस उठा ली, अप्रोचेस में आपने आइडियलिज्म रियलिज्म को आप पढ़ने बैठ गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो जो आइडियलिज्म और रियलिज्म को पढ़ते हैं उसके बाद फिर बाकी सारे टॉपिक्स में आप अंदर ही अंदर घुसते जाएंगे। नहीं, आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने अप्रोचेस पकड़ी, पहले देखो कि अप्रोचेस से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद फिर आप टॉपिक उठाओ। आपने टॉपिक पकड़ लिया, टॉपिक पकड़ने के बाद उसके बाद आप अपने आप को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए हर एक की, जब आप पूरी एक यूनिट खत्म कर लेंगे, फिर आपको करना है यूनिट वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, आईआर के आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लिए, फिर सारे टॉपिक खत्म हो गए, उसके बाद आपको पूरी यूनिट का जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे बता देती हूँ, वहाँ पे आप की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप क्यूआर कोड से स्कैन करके भी डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे ये डालेंगे polity_by_j_ में, यहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है ये आपको यहीं पे मैं कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे कि आपकी जो पकड़ है, कमांड है, वो यूनिट के अराउंड बन जाए। राइट, तो वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी करना है। फिर कोई बुक है जो आपको ईजी लगती है आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, बट हमेशा याद रखना कि जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है, ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि जो आपका अराजकता है, एनार्की है, ये किस इंटरनेशनल रिलेशंस की दृष्टिकोण विचारधारा से रिलेट करती है, किस अप्रोच से संबंधित है, तो वो है आपका रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। बट अब आपको ये भी देखना जो बाकी सारे ऑप्शंस है, आइडियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, इनमें क्या ऐसे मेन कीवर्ड्स हैं
ठीक है। मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा जो अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी जो मिलती है वो कीवर्ड्स से ही मिलती है। अदरवाइज आप थियरीज पे कितना ही रट लोगे, अगर मेन वर्ड से फोकस नहीं करोगे तो आप क्विक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन के अराउंड। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन ही नहीं, जो रॉन्ग ऑप्शन है उसे बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के बिल्कुल सब कुछ उस क्वेश्चन के आगे आप रट डालो, कवर कर डालो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी एक यूनिट खत्म कर लेंगे, उसके बाद यूनिट वाइज आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद जब आप अपनी सेकंड यूनिट पकड़ेंगे तो सेकंड यूनिट में भी वही, पहले आप टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज के बाद यूनिट वाइज चलेंगे, फिर उसके बाद ये जो आपने पहले खत्म की थी यूनिट, उसके बाद जो दूसरी यूनिट खत्म की है उसकी पूरे का पूरा मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, सिर्फ उन 2 यूनिट्स का। इससे क्या होगा, आप ये वाली यूनिट पे तो अपने आप को टेस्ट कर ही लेंगे, बट आपको एक तरीके से पहले वाले का भी रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि 90 दिन में जब पूरे आप 80 दिन कर लेंगे, बाकी लास्ट के 10 दिन में आप रिवीजन लगाएंगे, तो बहुत ही बेवकूफ़ी आप करेंगे। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप पीछे भी देखें। दैट मीन्स आपने जो अभी खत्म की है यूनिट उसकी प्रैक्टिस लगाएं, प्लस उसको मर्ज करें उस यूनिट के साथ जो आपने पहले खत्म कर चुकी है, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और जो एक दो कंसेप्ट जो आप थोड़े थोड़े भूल रहे होंगे, आपके दिमाग में धुंधले हो चुकेंगे, वो भी और क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो फॉर श्योर आपका जो जेआरएफ का सफर है वो कोई आपसे मतलब आपको सफलता की ओर लेके ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और बात, वैसे तो हमेशा ये मैं बात बोलती हूँ, कोई नई बात नहीं है, कि ये आपके जो पीवाईक्यूज हैं रामबाण मैं इनको कहूंगी एक तरीके से, आपके यूजी नेट के एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज यस रिपीट होते हैं। ठीक है, नोट डायरेक्टली तो वो इनडायरेक्टली रिपीट होते ही होते हैं। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि अभी पुराने कुछ पैटर्न में ये देखा गया है कि फैक्चुअल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अब फैक्चुअल क्वेश्चंस में कोई बंदा कितना ही इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां आपके एग्जैक्ट पीवाईक्यू से क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये तो चलो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें किस तरीके से जो पीवाईक्यूज हैं वो हेल्प करते हैं। देखिए, कंसेप्ट की बात करूं तो इस बार जो आपको सरप्राइज मिला, रीजन आदर्शन टाइप जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे देखने मिले। ठीक है, जनरली आपके कंसेप्ट की बात करूँ तो आपका पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, एंड आपका पबेट भी हो गया। ठीक है, ये वाले जो और आईआर की जो अप्रोचेस हो गई, ये जो कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात तो मुझे ईजी लगते हैं क्योंकि आप फैक्ट्स को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो धुंधले हो सकते हैं, बट एक बार आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए ना, वो आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, बट आपको उसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से इजी हो जाते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, हमेशा मेरी पेड क्लासेस हो, वाईटी क्लासेस हो, मैं हमेशा आपको कीवर्ड्स के साथ ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती कि आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका भी जो मेन फोकस है वो है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, और उसके लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी ये है कि कंसेप्ट आपको क्लियर करने, तो कीवर्ड्स आप पकड़ते हुए चलो। चलिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट्स की हम बात कर रहे थे कि कंसेप्ट किस तरीके से पीवाईक्यूज, सबसे ज्यादा जो इनडायरेक्टली अगर पीवाईक्यूज की रिपीटेशंस होती है तो वो कंसेप्ट्स में ही होती है। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं बात कर रही हूँ, तो इसलिए जब आप पीवाईक्यूज को कवर करते हैं तो चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो कंसेप्ट हो, हर तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, 90 दिन में कुछ भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सोच रहे हैं कि क्रोनोलॉजीज को हल्के में ले लेंगे। ठीक है, नेशनल टू इंटरनेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल बिल्कुल भी हल्के में नहीं। आपको देखिए 4-5 क्वेश्चंस आते हैं यार, 4-5 क्वेश्चंस के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा, अपनी मेमोरी को इतना कौन यूज करेगा। नहीं, देखो क्रोनोलॉजी भर भर के पूछी जाती है। नेशनल टू इंटरनेशनल, नेशनल में आपके प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा स्पीकर हो गए, कैग हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, है ना, और इक्के दुक्के जो भी मैं अभी छोड़ रही हूँ, अमेंडमेंट्स की क्रोनोलॉजी, केसेस की क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट, एंड कमिटीज़ की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो सेक्रेटरी जनरल्स पूछे जाते हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, तो आपके क्रोनोलॉजीज आपको करनी ही करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो कुल मिला के आपके अगर देखा जाए तो 25 से 30 क्रोनोलॉजीज होंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा क्रोनोलॉजीज नहीं होंगी, और इन क्रोनोलॉजीज में उनको भी शामिल कर रही हूँ, जैसे कि आपके जो हाई कोर्ट किस स्टेट में कितने हैं, और स्टेट्स का कब कब स्थापना हुई, इसकी भी क्रोनोलॉजी आती है। उन सबको मिला के आपके 25 से 30 क्रोनोलॉजी पूरी की पूरी पूछी जाती है। आपको यूट्यूब पे मेरा पिछले साइकिल का यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, नहीं तो पेड क्लासेस में
सारी क्रोनोलॉजीज अपडेट के साथ मैं कवर करवाऊंगी, ठीक है। एंड ये जो 25 से 30 क्रोनोलॉजीज वाली लिस्ट है, आपको छोड़नी नहीं है। और इनको याद करना, सच बता रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे आप याद करेंगे, आपको मक्खन लगेगी। करना क्या है आपको, एक लिस्ट उठा लो पर डे, ठीक है। 25 से 30 क्रोनोलॉजीज है, एक लिस्ट आप याद कर सकते हो एक दिन। बट हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी लिस्ट काफी लंबी है, तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतने सारे जो चीफ जस्टिस हैं वो सारे याद करो। मेरा ये मानना है चीफ जस्टिस के लिए अलग से, सिर्फ मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो स्टार्टिंग के 5-6, लास्ट के 5-6 और बीच में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जिन्होंने सुनाई हुई हो, आप जैसे कि जो आपका PIL है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका कोई केस था, तो आप पहले मुझे कमेंट करके बताओ PIL के लिए जो इम्पोर्टेंट चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके चीफ जस्टिस आप पढ़ लीजिए, ये यहाँ पे आप इतना कर सकते हैं। चलिए, फिर आपको एक क्रोनोलॉजी पर डे खत्म करनी है। फिर जब आप सेकेंड डे दूसरी आप क्रोनोलॉजी दूसरी लिस्ट उठाएंगे, तो उस दिन आपको जो पहली वाली है उसका रिविजन करना है और न्यू वाली शुरू करनी है। ऐसे ही थर्ड डे आपको करना है, जो पहले आप 2 खत्म कर चुके हैं उनका रिवीजन करना है और एक न्यू शुरू कर देनी है, ठीक है। ऐसे आपको करना है, कभी ये गलती मत करना कि पहले ये वाली कर ली, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन ये, जब क्योंकि तीसरे दिन जब आप पहली वाली को देखोगे ना तो आप बिल्कुल भूल चुके होंगे। तो रिवीजन क्रोनोलॉजीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपका 1 जून का एग्जाम है, ठीक है, तो उससे एक दिन पहले तक भी आप क्रोनोलॉजीज का रिवीजन करके जाएं, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं होगा, भाई वहाँ पे प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, 3 घंटे में आपको पेपर 1 पेपर 2 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आपका जो दिमाग है वो घूम जाए, इसलिए आपको एक्यूरेसी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजीज के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपके रटी होंगी ना तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 3-3 4-4 5-5 सेकेंड्स में आप करके खत्म कर दोगे, ज़्यादा टाइम है वो नहीं लगेगा। फिर वो टाइम आपका जो पेपर 1 है, ऐसे क्वेश्चन जैसे आपकी DI आती है जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए, अब वहां उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया पेपर 2 के लिए। अब थोड़े से उन चीजों पे बात कर लेते हैं एडिशनल, कि कौन सी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या फ्री के मार्क्स दिला सकते हैं। सबसे पहले हम पेपर 2 पेपर 1 को मिला के जो आपका कॉम्प्रहेंशन आता है, ठीक है, 15 ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके, 10 आते हैं पेपर 2 से और आपके 5 आते हैं पेपर 1 से, ठीक है। मैं ये कहूंगी सबसे इजी पार्ट पूरे एग्जाम का ये होता है, पर इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। बिल्कुल आपको कॉम्प्रहेंशन, ये जो आपके कॉम्प्रहेंसिव आते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि टाइप्स अलग अलग होता है इनका, ठीक है। जैसे कि आप DI पढ़ते हैं तो DI में आपके कितने टाइप्स के DI होते हैं, ठीक है। मैं कहूँगी आप सभी DI के 2-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए जाइए। तो ये आपके जो परसेंटेज हैं, रेशियोज हैं, ठीक है, एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चंस जो हैं, डिफरेंस वाली जो है, मतलब सभी के आप क्या कीजिए, आप 1-1 2-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, ठीक है। इससे कि आपकी DI कवर हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और आप इनकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 घंटे भी आप देंगे तो भी आपका हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। बट ये वाला जो सेक्शन, स्टूडेंट्स हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एटलीस्ट आप इसको प्रॉपर पढ़ के मत जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको भी पढ़ के जाओ, बट एक बार कभी भी 1 हफ्ते में 1 घंटे निकाल के पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन्हें उठाओ और देखो किस टाइप के जो पैराग्राफ्स है वो पूछे गए हैं और किस टाइप के पैराग्राफ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके पैराग्राफ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे दिए, कभी कभी इनडायरेक्टली भी आते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहूंगी कि आप जो आपके फ्री के ये जो 30 नंबर है 15 क्वेश्चंस के, इनको मत ड्रॉप करके जाना, ठीक है। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, एक दिन लेके बैठ जाना, चलो भाई आज इसी को देख लो, पिछले 5 सालों के देख लो कि कितने टाइप के ये अलग अलग होते हैं। और सेम मैं DI के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी आपका जो पेपर 1 है पूरा का पूरा सोचो 10 मार्क्स आपका कॉम्प्रिहेंसिव से हो जाएगा और बाकी ये जो 10 मार्क्स आपके DI से हो गए, तो 20 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आप उनको अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर 1 में अच्छे खासे स्कोर हो जाएगा, ठीक है।
तो यही थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। अगर ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको भरोसा है, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको लगता है कि 1% भी आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपका कुछ पार्ट छूट जाए या फिर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे छूटे जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ आप ना टच कर पाए, तो उसके लिए आपके लिए एक बैच है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आरंभ बैच एंड जेआरएफ सिलेक्शन पैक है। उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको गूगल पे अडा 24/7 टाइप करना है। अडा 24/7 टाइप करने के बाद आपके पास जो पहला ही लिंक है, ठीक है, पहले ही लिंक पे आपको टच करना है, आप अडा 24/7 की साइट पे आ जाएंगे। आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पे आपको टच करना है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नीचे सारी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपको यूजीसी पे टच करना है। यूजीसी पे टच करने के बाद आप जेआरएफ प्रेप पे टच कीजिए। ये जो 2 बैचेस हैं वो आपको दिख रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन जेआरएफ सिलेक्शन पैक में आपको मिल जाएगी। एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंस लगे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन को आप अगर इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। एंड अदरवाइज आपके लिए YT53 कूपन कोड है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। जो भी आपको बैच खरीदना है, सपोज आपको जेआरएफ सिलेक्शन पैक खरीदना है, तो उसके लिए आप बाय नाउ करिए। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आपको YT53 कूपन कोड टाइप करना है। उसको अप्लाई करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए यूट्यूब पर भी एक फ्री सीरीज जो मैं लेकर आई हूँ, एक बार आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है JRF प्रेप अड्डा 247। ठीक है, आपको क्या करना है, YouTube पर इस चैनल पर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो भी प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, ये आपके लिए ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने शुरू करी है, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का, मतलब जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएंगी, वो पूरी की पूरी एक लिस्ट है। हमने IR की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने अभी अप्रोचेस भी खत्म कर ली है। ओके, तो अप्रोचेस अभी चल रही हैं, ऑलमोस्ट हम 3 अप्रोचेस को खत्म कर चुके हैं। बाकी एक एक यूनिट में मतलब एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक में पूरा कंप्लीट खत्म करवा देती हूँ। तो आपको ये जो फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए और भी ज़्यादा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आने वाला है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी की सारी सीरीज में एक एक करके आपके लिए यूट्यूब पर फ्री लेके आती रहूँगी। ऑलरेडी हम ये खत्म कर चुके हैं। हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर रहे हैं। यहाँ से आपकी जो बेसिक फाउंडेशंस है वो पूरी की पूरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बट अगर आपको कंप्लीट सिलेबस फुल कवरेज के साथ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के साथ एंड PYQ प्रैक्टिस पूरी लाइक टोटल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के साथ आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप वहाँ पे कॉल करके अपना पूछताछ कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन इज फ्री फॉर यू ऑल टू आस्क एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।